बेसिकली आप लोगों को भी पता है कि मैं महिला सुरक्षा को लेकर के महिला मुद्दों पर मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। आज मुझे एक न्यूज़ पता चली है मीडिया के थ्रू। बल्लभगढ़ फरीदाबाद की एक पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ के अंतर्गत एक बेटी को एक मन चला, एक बहुत ही निर्दयी इंसान, जिसको कहेंगे अपराधी, दिन दहाड़े गोली मार देता है। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं 4-5 अभी मैंने लाइव आने के बाद जब ये आप लोगों को मैसेज दिया कि हम लाइव आएंगे, उसके बाद हमने 4-5 पोस्ट भी किए हैं। मेरे पास साथियों सिर्फ हाथरस का केस नहीं है, मैं हर केस को अपडेट नहीं कर पाती हूँ फेसबुक पर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हाथरस केस हैंडल कर रही हूँ। मेरे पास सैकड़ों मैटर हैं, हाथरस जैसे हैं और अदर नेचर की भी मैटर है, जिसमें रेप मैटर के साथ साथ 304B दहेज हत्या के भी मैटर हैं, क्रूअल्टी के भी मैटर हैं, डाइवोर्स के भी मैटर हैं, मर्डर के भी केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। आज में न्यूज जब मैंने देखा कि एक तरफा प्यार में युवती की हत्या। दूसरा मैं मैटर डिस्कस करूंगी, ये हो गया बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा का मैटर। एक मैटर मैं डिस्कस करूंगी आंध्र प्रदेश में 2017 में 9 अगस्त को एक बेटी सुगाली प्रीति, जिस आवासीय विद्यालय में रह करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, वहां पर जो ड्रेसिंग रूम होता है जिसमें कपड़े बदले जाते हैं, उस कमरे में उस बेटी के साथ गैंग रेप किया जाता है। 15 साल की बच्ची है वो। गैंग रेप करके उसको मार दिया जाता है और उसको टांग दिया जाता है। साड़ी जो होती है, साड़ी से उसके गला बांध करके टांग दिया जाता है और इस तरीके से टांगा जाता है कि यहाँ से साड़ी को लपेटा और यहाँ पर उस साड़ी में कुछ कपड़ा लगा दिया अलग से, जैसे लगे कि उसने फांसी लगाई है। 2017 का मैटर है। स्कूल प्रशासन के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। रेप की पुष्टि हो चुकी होती है, उसके बावजूद भी 8 दिन के अंदर उन दोषियों को बेल मिल जाती है। वो लोग खुले छूट रहे हैं, इस केस में कुछ नहीं हो रहा। वो परिवार आंध्र प्रदेश से दिल्ली मुझसे मिलने आया। मैं उस टाइम लखनऊ गई हुई थी। 3-4 दिन उस परिवार ने मेरा इंतजार किया। उस बेटी की माँ हैंडीकैप्ड है। उनका अगर आप लोग सर्च करेंगे सुगाली प्रीति, तो वो पूरा मैटर आंध्र प्रदेश वहाँ की लोकल मीडिया में है। लेकिन 2017 के बाद भी उस केस में आज तक कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा हम बात करें दमोह मध्य प्रदेश का ये मैटर है। आप लोगों को याद होगा, करीब ये अप्रैल की बात है, लॉकडाउन के टाइम ही 8 साल की बेटी के साथ रेप किया गया था। उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश की गई थी। बाई चांस वो बच्ची बच गई। जबलपुर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला। उस केस को हम देख रहे हैं। उनके पिताजी से मैं कांटेक्ट में हूँ। अभी तक उस केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। उसके अलावा पंचकुला में नवरात्र के टाइम आप लोगों ने देखा, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग डाली है कि उस 5 साल की बिटिया को बुला करके ले गया पड़ोसी कि उसको कंचकें, जिसको बोलते हैं कन्या पूजन करना, उसके लिए, और उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। राजस्थान में 2 नाबालिग बहनों के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, वो बेटियां अपनी मर्जी से गई थी। अगर कोई अपनी मर्जी से भी किसी के साथ अगर जाता है घूमने, तो क्या किसी को रेप करने का, मर्डर करने का अधिकार मिल जाता है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ रेप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। आजमगढ़ में रेप किया जाता है। मैनपुरी में नवोदय विद्यालय की छात्रा, उसको वो अपने कमरे में, अपने जो आवासीय विद्यालय था उसमें पंखे से लटकी हुई पाई जाती है। उसके अलावा आजमगढ़ की बात करें, कितने केसेस गिना दें। मेरे पास दिल्ली में भी एक अदर मैटर है। लड़की की शादी होकर के वो ससुराल जाती है। परिवार के कम से कम उस परिवार के 3 सदस्य मिलकर उसका रेप करते हैं। उसका हस्बैंड, उसका जेठ, उसका ननदोई, और पूरे परिवार को ये बात पता है। उस बेटी को डरा के रखा जाता है। नरेला दिल्ली में ये मैटर है। FIR तक लॉन्च नहीं की जाती है। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद FIR होती है। अभी वो मैटर कोर्ट में है क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल लगाई हुई है परिवार में। अब
हम आप लोगों से जो बात करेंगे कि अभी हाथरस केस जो मैं हैंडल कर रही हैं उस केस के बारे में, क्योंकि डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना। सच्चाई इस केस की मैं बयां करना चाहती हूँ। हालांकि ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जब मैं उस परिवार से मिली, 3-4 बार मैं मिल चुकी हूँ, डेली उस परिवार से मेरी बात होती है, तो आप लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ। पहला दिन 14 सितंबर, जिस दिन उस बेटी के साथ मॉर्निंग में ये क्राइम किया जाता है, जब वो काम कर रही होती है खेत में, क्राइम किया जाता है, उसके बाद उसका भाई इमीडिएटली अपनी बहन को अपनी माँ के साथ जैसे तैसे उसकी बुरी बेहोशी की हालत में, कंडीशन में वो लेकर के जाते हैं चंदपा पुलिस स्टेशन, जो कि हाथरस में है। वहाँ जब वो लेके जाते हैं, वो बेटी बैठ नहीं पा रही है, उसकी कंडीशन इतनी खराब है, क्योंकि जो उन लोगों ने गला दबाया, जो दोषी हैं, उन्होंने जब ये गला दबाया तो उस बेटी की जीभ निकल आई और उसके दांतों से उसकी जीभ इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। गला दबाया, गला दबाते वक्त अगर 3-4 व्यक्ति उसका गला दबा रहे हैं, उसको पूरी, वो बेटी नेकेड थी, पड़ी हुई थी, उसकी माँ ने देखा तो उसका ये बैकबोन, यहाँ से जो हड्डी थी वो टूट गई, कमर में फ्रैक्चर। जब गला दबाया तो माइंड में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, वो बेटी एकदम पैरालाइज हो गई। जब वो इतनी बुरी कंडीशन में वो बेटी बैठ नहीं पा रही है, और वहां पर जब वो लोग चंदपा पुलिस स्टेशन में लेके गए तो पहली पुलिस की ड्यूटी थी कि उस बेटी को इमीडिएटली प्राइवेट जो पुलिस का व्हीकल होता है उसमें ले जाएं, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराएं, उसका बयान दर्ज करें, उसके बयान के आधार पे FIR दर्ज करें। लेकिन इस केस में आप देखेंगे वो बेटी लेटी हुई है, वहां पर जमीन में लेटी हुई है। मतलब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आसमान में उड़ने लगे। एक पीड़ित बेटी जिसके साथ रेप हुआ है, उसको जमीन में थाने के प्रीमाइसेस में, कैंपस में आप लेटाए हुए हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा। वो तो जो वीडियो है वो किसी और ने बनाया, और उस वीडियो को मैं कहूंगी जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो भी मेरे साथी जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग, करीब 2100 लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, सच सबके सामने पहुंचे, सारी चीजें सबको पता चले, तो हमारे इस लाइव को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, मेरा इतना आप लोगों से अनुरोध है। अब मैं बात करती हूँ हाथरस केस की, कि वो बेटी लेटी हुई है और वहां पर उसके भाई से कहा जाता है कि आप जल्दी से, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ, जल्दी से लेकर के दीजिए। तब तक वो भाई अपनी बहन से बात नहीं कर पाता है, उसकी माँ ठीक से नहीं समझ में आता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। सिर्फ ये दाग दिखाई पड़ते हैं, बेटी के कपड़े नहीं थे, बेटी को ब्लड निकल रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। एक तरफ उसकी बुरी कंडीशन, दूसरी तरफ इस सिचुएशन में कोई कहेगा कि आप जल्दी जल्दी सारी चीजें लेकर के दे दो। वो भाई, उसका माइंड क्या इतना स्टेबल होगा कि वो बैठ करके हर चीज को डिस्क्राइब करके लिखे। वो पहली जो कंप्लेन है मीडिया में आई, आप देखिए, हार्डली 50 वर्ड्स में लिखी हुई वो कंप्लेन है, जिसमें वो पूरी बात भी नहीं लिख पाया है। और उसके आधार पर ये लोग का कहना है कि जो भाई ने लिखा उसको हमने FIR में कन्वर्ट कर दिया। उस बेटी का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? वो स्टेटमेंट आप लोग मीडिया में देखिए कि वो स्टेटमेंट मीडिया में वो बेटी कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो मुझे गला दबा दिया गया, मेरी ये कंडीशन की गई। देखिए पुलिस की नेग्लिजेंसी की। और ये लोग कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR होती है, FIR का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब तो ये भी होता है कि अगर हम रोड से निकल रहे, कोई व्यक्ति अगर रोड के किनारे बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो मैं आगे अगर थाना है मैं वहां जाकर के बोल देती हूँ कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, उसकी बुरी कंडीशन है। इसको क्या आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मांगेंगे? वो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब तक उस पीड़ित व्यक्ति से आकर के बात करके उससे पूरी डिटेल में जानकारी नहीं ली जाएगी, तब तक वो जो FIR आप लिख रहे हो वो अनकम्प्लीट FIR। इस केस में भी वही हुआ, बिना पीड़िता से बात किए FIR लॉन्च हो गई और कह दिया गया रेप नहीं हुआ। उसके बाद जब वो बेटी को होश आता है, वो और हाँ,
देखिए, जब उसका ब्रदर वो लेकर के दे देता है तो उस बेटी को उसका परिवार कहता है मेरी बच्ची को आप हॉस्पिटल में भेजिए, गाड़ी कर दीजिए। कहते गाड़ी नहीं है। जो कॉमन ऑटो होते हैं जिसमें ऑलरेडी 4-5 लोग बैठे हुए हैं, उस ऑटो में उस बेटी को उसकी माँ उसकी बहन बैठालती है, जैसे तैसे कोशिश करती है, जो कि बैठने की कंडीशन में नहीं है, जिसकी बैकबोन डैमेज हो चुकी है, और उस बेटी को बैठने के लिए कंपेल किया जा रहा है जो बेहोश की अवस्था में। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, जब वो वहाँ पर सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, देखा गया उस बेटी को कि वहाँ पर उसकी बुरी कंडीशन, रेफर कर दिया गया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। बाद में जब ये ट्रायल का मैटर होगा वो सारा ट्रायल में उन चीज़ों पर बात होगी। जब ये मैं इस केस को 20 तारीख से ही फॉलो कर रही थी, 29 को इस पीड़िता की डेथ हो गई, इस पीड़िता की हाथरस यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में। लेकिन उससे पहले ही हम केस को हैंडल कर रहे थे, इसको बातचीत कर रहे थे परिवार से। मेरी 27 को बात हुई थी। 20 तारीख से जो भी वहाँ SHO था उससे बात हो रही थी, दरोगा और जो भी वहाँ पर CO थे उन सब से बात हो रही थी। मैं अपडेट ले रही थी। जैसे कि मेरे संज्ञान में जो भी मैटर आते हैं मैं पूरी एक फाइल तैयार करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ कि कहाँ पर उस केस में क्या हुआ। अगर प्रॉपर FIR लॉन्च हो जाती, सब कुछ हो जाता, तो मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो मैं SHO, CO, SP, DIG, DGP, इवन कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या किसी भी राज्य का मैटर हो, वहां तक मैं बात करती हूँ। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों मैटर है। दूसरी बात करें, अलीगढ़ में ट्रीटमेंट चला। अलीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लिखवा लिया परिवार से कि लिख दो आप अपने बेटी के इस इलाज से संतुष्ट हैं। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, डॉक्टर से वो कंसल्ट नहीं कर रहे हैं कि ये पीड़िता को, इस बेटी को जिसकी इतनी बुरी कंडीशन है उसको बचाना है। परिवार से ये लिखवा करके आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं। जब वो बेटी की कंडीशन खराब हुई उसको एम्स के लिए रेफर किया गया, एम्स नहीं लेकिन भेजा गया। एम्स में बेड खाली नहीं होते हैं, बेड तो बड़े बड़े लोगों के लिए हैं। उसको सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। जब सफदरजंग हॉस्पिटल में गए तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा इसकी जो समरी है, मेडिकल समरी है, जो MLC है, वो मुझे दिखाइए जिससे हमें पता चले। कहीं पर भी रेफर किया जाता तो सारे मेडिकल पेपर दिखाने होते कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ क्या हुआ है, क्या बीमारी है, हर चीज। लेकिन मेडिकल पेपर नहीं है। तो आप सोचिए कि कितनी एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी। उसके बाद ये बेटी वहाँ पर एडमिट होती है। इस बेटी की डेथ हो जाती है 29 को मॉर्निंग में 5 बजे। पीड़ित परिवार को इस बेटी की डेड बॉडी नहीं दी जाती है, वहां से निकाल दी जाती है। उसके बाद आप सभी ने देखा रात में जला दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि हमने इसलिए जला दिया क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। तो मैं कहूंगी कि ऐसा वहां कुछ भी इशू नहीं था। आप सभी ने देखा है, वो वीडियोज देखे हैं जिसमें करीब 200 से 300 पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहां पर पुलिस के लोग थे और परिवार के सदस्य हार्डली 50 से 60 लोग होंगे। क्या 50 से 60 लोग लॉ एंड ऑर्डर को फिल कर लेते? लेकिन अब ये समरी से हम बात करेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएं। उन्नाव का मैटर हुआ था। उन्नाव में वो बेटी जिसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसके फादर की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई और उसके घर की जो 2 लेडी मेंबर थी उनका भी मर्डर हो गया। ये सिस्टम है हमारा। जब पुलिस कस्टडी में हत्या की जा रही तो हम किससे उम्मीद करेंगे? जो लोग जस्टिस सिस्टम के पार्ट हैं, अगर वो नेग्लिजेंसी दिखाएंगे, वो फैक्ट को मिटाएंगे, वो लोग बायस्ड होकर के काम करेंगे, या तो वो धर्म के आधार पे काम करेंगे, या तो जाति के आधार पे काम करेंगे, या पितृसत्ता समाज से बायस्ड होकर काम करेंगे, फीमेल को कुछ नहीं समझेंगे, FIR सही सेक्शन में दर्ज नहीं करेंगे, मेडिकल ठीक से नहीं कराएंगे, डॉक्टर्स को धमकाया जाएगा, और फिर उसके बाद जब कोर्ट में मुकदमा जाता है तो कहा जाता है अरे इसमें तो इतने साल लगे, उसमें सालों साल लग जाते। इसको आप जस्टिस सिस्टम कहते हैं? ये सोचने वाली बात है। जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बदलाव आएगा। निर्भया के साथ 2012 में क्राइम हुआ, उसके बाद वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए 2013 में। देखिए साथियों, वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आए वो ये आए कि आखिर जब महिलाओं के साथ इतना अपराध हो रहा है तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नए कानून बनने चाहिए।
वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की। उन्होंने कहा, उस वर्मा कमेटी में जो कहा गया वो ये कहा गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को उसके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च होगी सीनियर ऑफिसर के परमिशन से, और उस पर भी ट्रायल चलेगा, उसका भी कन्विक्शन होगा। मतलब उसको सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जैसे कि हाथरस केस में 2-3 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, आज सस्पेंड हुए, कल बहाल होकर के आ जाएंगे। ये क्या कोई पनिशमेंट है? सस्पेंड नहीं होंगे। वर्मा कमेटी का कहना है उन पे ट्रायल चलेगा, उनका कन्विक्शन होगा, उनको सजा मिलेगी, वो जेल काटेंगे और नौकरी से तो जाएंगे ही तो जाएंगे। लेकिन आज तक ये रिकमेंडेशंस लागू नहीं हो पाए। आप कितने भी कानून बना लीजिए, अगर वो कानूनों का प्रवर्तन नहीं कराएंगे, उनको लागू नहीं कराएंगे और उनके लिए अगर सही मशीनरी डेवलप नहीं करेंगे, ईमानदारी से लोग काम नहीं करेंगे, संवेदनशील नहीं होंगे, इनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं होगी, इनकी जिम्मेदारी, इनकी उत्तरदायित्व फिक्स नहीं किया जाएगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है। इसीलिए 2012 में निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद क्राइम रुके नहीं है। हाथरस में उस बेटी के साथ क्राइम होने के बाद अभी भी क्राइम नहीं रुके हैं, और आगे कितनी और बेटियों के साथ क्राइम हो रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। मैंने देखा कि दिन दहाड़े उस बेटी को बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कैसे व्यक्ति गोली मार करके चले जाते हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं है। और देखिए, जब इस तरीके का क्राइम होता है तो स्टेटमेंट देखिए, पेपर भी छाप रहा है, क्या लिख रहा है, एक तरफा प्यार में। ये एक तरफा प्यार क्या होता है? अगर कोई किसी को पसंद करता है और वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से जो उसको पसंद नहीं कर रहा उसे जबरदस्ती कर रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसको मार देने का अधिकार है क्या? मैं देख रही हूँ उस पूरे वीडियो को, आप सभी ने देखा होगा कि अगर वो बेटी, मैं देख रही हूँ एक लड़की दूसरी जो वहां पर लड़की है उसके पीछे छुपने की कोशिश करे और वो उसको जबरदस्ती खींच के कार में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बेटी सक्षम होती, हेल्दी होती, फिजिकली स्ट्रांग होती, मेंटली स्ट्रांग होती, डेयरिंग होती, डरती नहीं, तो मुझे लगता है कि एक बार अगर वो उसके ना प्राइवेट पार्ट पे लात मारती ना जोर से, तो शायद वो व्यक्ति 25 मीटर की दूरी पर गिरता जाकर के और फिर वो कट्टा लेकर के वो उसी को शूट कर देती। इस तरीके की अपनी बेटियों को बनाना है, नहीं उनको बनाना है इनोसेंट। नहीं ये चीज आप बोलिए भैया, जब शादी होती है कहते हो मेरी बेटी तो गऊ है, बहुत सीधी है, सच्ची है, आवाज नहीं निकलती। जिन बेटियों की आवाज नहीं निकलेगी, जो सीधी सच्ची होंगी, जो फिर वो इसी तरीके से मारी जाएंगी, क्योंकि दूसरा वर्ग बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सपोजर मिला है, चिल्लाता भी है, सुनते हो गला फाड़ फाड़ करके भाषण दिए जाते हैं। कौन देता है ये भाषण? किसका बनाया हुआ है ये समाज है? इसमें स्त्रियों की जगह कहाँ है? तो मेरा अनुरोध है, जितने लोग इस हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, अपने परिवार की हर बेटी को स्ट्रांग बनाइए, उसको इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो बल्लभगढ़ में हुआ ऐसा तो कोई किसी बेटी के साथ कर ही ना सके। आप देखेंगे, अगर आप अपनी बेटी को परिवार के अंदर स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, ताकतवर नहीं बनाएंगे, उसको आप चुपचाप करा देंगे और दूसरे के सामने ये प्रेजेंट करने की मेरी बेटी तो एकदम सीधी सच्ची है, ऊंची आवाज, जो बेटी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, उससे कोई अगर बाहर चिल्ला के बात करेगा, उसको छेड़ने की कोशिश करेगा, वो बेटी आवाज नहीं उठा पाएगी। और फिर आप कहते हैं कि समाज में माहौल खराब है। समाज में माहौल अगर खराब है, उसको सही करने की भी उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी जिसके खिलाफ क्राइम हो रहा है। आप अपने घर की बेटी को स्ट्रांग बनाइए। जितना आप बेटों को जिम भेजते हैं ना मसल्स पावर बनाने के लिए, उतना अपनी बेटी को भी खिलाइए, अपनी बेटी को भी बाहर भेजिए, उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाइए, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाइए कि एक अपने पापा की या मम्मी की डांट से वो आंसू ना बहाने लगे, बल्कि वो जैसे उसका भाई चुपचाप सुन करके जाकर के कमरे में पढ़ने लगता है या लेट जाता या मोबाइल चलाता, क्योंकि उस पर असर नहीं पड़ता इन चीजों का। लेकिन एक बेटी को अपने भावनात्मक रूप से इतना कमजोर बना दिया, एक छोटी सी डांट से डर जाती है। जब वो डरेगी तो घर में डर रही है जो बेटी, वो बाहर जाकर के क्या किसी का सामना करेगी? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अपनी बेटी को उतना ही निडर बनाइए। और कैरेक्टर की डेफिनेशन, ये दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, छोड़ दिए इन बातों को। समाज हमारी सोच से, हमसे बनता है। आप जो सोचेंगे, आप जो करेंगे, वही उसी से समाज बनेगा। ये समाज कोई ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल कोई थॉट प्रोसेस है, कोई अलौकिक चीज है। सब कुछ हम लोग समाज का हिस्सा है, सब कुछ हमने बनाया है। दूसरा मैं बात करूं,
आप लोगों से कि ये अगर आप करेंगे, और दूसरा कि जो बच्चे हमारे परिवार में, जो हमारे मेल मेंबर हैं, मेल सदस्य हमारे बच्चे हैं, उनको हम इतना सबब बनाएं। आखिर जो लड़का उस बेटी को मार करके गया बल्लभगढ़ में, उसकी क्या सोच थी? उसकी सोच यही थी कि अगर ये हमारे साथ नहीं आई तो हम मार देंगे। तो आखिर ये जो लड़के जो क्राइम कर रहे हैं, ये सोच क्यों रहे हैं ऐसा? इनको कहाँ से सीख मिल रही है? आखिर ये इनके अंदर डर क्यों नहीं है? इनके अगर अंदर डर नहीं है तो उसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारे कानून जो हैं ये हमने बना करके मोटी मोटी किताबें रख तो ली, लेकिन ये कानून कैसे लागू हो इस पर हमने काम ही नहीं किया। हमने वो मशीनरी डेवलप नहीं की, हमने वो पुलिस की इतनी व्यवस्था नहीं बनाई, हमने पुलिस को सेंसिटिव नहीं बनाया कि वो ईमानदारी से काम कर सकें, संवेदनशील होकर काम कर सकें, तुरंत एक्शन लिया जाए। एक केस में जिसमें लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, उस केस में अगर वो बेटी एफआईआर करती है तो आप सोचिए दूसरे दिन वो बेल पे छूट करके घर आ जाएगा, फिर उसके हौसले और बढ़ेंगे। और जिस केस में, छेड़खानी के केस में वो बंदा छूट करके घर आया, वो केस में जो सजा है उसका प्रावधान है 1 से 2 साल, लेकिन वो केस कोर्ट में चलेगा 8-10 साल। सोचिए कैसा हमने सिस्टम बना रखा है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे आप लोगों को मैसेज देंगे कि अगर कोई किसी के खिलाफ क्राइम कर रहा है तो वो किसी भी कंडीशन में नहीं बचेगा, हर हाल में उसको सजा होगी, टाइम बाउंड सजा होगी, 2 महीने के 3 महीने के अंदर में सजा हो जाएगी। ये तो हम डेवलप ही नहीं कर पाए। हम तो, हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून है, इस स्ट्रॉन्ग कानून को आप क्या करोगे, उसको लेकर के ढोल बजाओगे, नगाड़े पीटोगे, वही तो पीटा और देश की बेटियां बलि चढ़ती जा रही है। ये बात सिर्फ देश की बेटियों के अलावा उन लोगों की भी है कि बहुत उत्तर प्रदेश में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। बहुत जगह पर मैंने देखा कि लड़कों के भी मर्डर किए जा रहे हैं। अभी एक बिहार का कोई मैटर है, मुंगेर का, किस जगह का है, मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, पूरे परिवार को लोग खत्म कर देते हैं। इस तरीके का ये आखिर पनप क्यों रहा है, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जब तक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा। पुलिस ऐसे ही काम करती है। आप सोचिए, हाथरस पीड़िता जो बेटी है, ये लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि जहां पर आप बात करते हैं कि अंतिम संस्कार हर किसी का फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, उस बेटी को रात में ये लोग केरोसिन डाल के जला रहे, और डीएम कह रहा है कि नहीं वो गंगा जल छिड़का गया था। आप लोगों ने अगर देखा, वीडियो देखिए वो ध्यान से, वो गंगा जल इसको ऐसे ऐसे करके छिड़का जाता है। वो कैन जो है, वो कैन मैंने उस परिवार की सुरक्षित रखाई, अब वो सीबीआई के अंडर है, वो देख रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये तो इन लोगों की मानसिकता है। डीएम कहता है वहां पर कि अगर आपकी बेटी को कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिल जाता। ऐसे ऑफिसर जब ऐसा माइंडसेट लेकर के बैठे, क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं, क्या बदलाव करेंगे? क्या उस परिवार ने कभी कंपनसेशन मांगा था जब उसकी बेटी की डेथ नहीं हुई थी? क्या उस टाइम उन्होंने कंपनसेशन मांगा? तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस परिवार के आगे कंपनसेशन जैसा एक वो लेकर के आ गए कि नहीं है हमें, अब हम क्या करें, चलो कंपनसेशन दे करके हम अपने आप को संरक्षित महसूस कर लेते कि नहीं देखिए हमने कंपनसेशन दे दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को जिनमें ऐसे लोग काम करें, जिनकी ट्रेनिंग मुझे लगता है पता नहीं कैसी होती है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैं भी कोचिंग कर रही थी। मैं सोचती थी कि लोग जब भी इंटरव्यू होता है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, तो कहा जाता है इतना सच बोलना है इंटरव्यू में, इतना झूठ बोलना है। हमें हमारी अपब्रिंगिंग सोसाइटी में, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, सिस्टम में फिट बैठना। सिस्टम में फिट बैठने का भाई क्या मतलब है कि सिस्टम अगर गलत कर रहा है तो नए लोग, जो बच्चे जा रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते, उनको भी उस गलत सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेना, एडॉप्ट कर लेना है, उसमें फिट हो जाना। इसको कहते हैं सिस्टम में फिट बैठना। ये कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमें आजाद हुए इतना समय हो गया। आखिर क्यों नहीं लोग इंसानियत के साथ काम करते हैं? आखिर वो लोग पद पर बैठ करके क्यों ठीक से काम नहीं करते? हमारे संविधान का तो कहीं पालन ही नहीं होता है। अगर पालन हो रहा होता तो शायद देश की 49% आबादी भी सुरक्षित होती। और जो डीएम इस तरीके की बकवासबाजी करते, वो बकवासबाजी नहीं करते। आप लोगों ने देखा, एडीएम जो था कह रहा है आपको जाने का अधिकार नहीं। अरे भैया, आर्टिकल 19 में हमारा फंडामेंटल राइट है, हम भारत के किसी भी कोने में फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर मेरे से किसी की सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अगर मैं जाती वहां पर, जिस परिवार ने मुझे बुलाया था, तो इनका कौन सा वहां पर समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन ये कहते 144 लगी हुई है। 144 जो सीआरपीसी की धारा है, उसका प्रोविजन है कि कर्फ्यू लगा दिया जाता है एक जगह पर
एक से ज्यादा लोग, 4 से ज्यादा लोग मूव नहीं कर सकते हैं। मैं तो अकेली जा रही थी, लेकिन एडीएम का व्यवहार देखा, हमें मर्यादा सिखा रहा। इस देश की बेटियों को ही इन्होंने मर्यादा सिखाई है। मर्यादा सबसे ज्यादा ताक पे इन्होंने ही रखी। विकृत समाज पितृसत्तात्मक सोसाइटी ने बनाया हुआ। कितना इस देश की बेटियों ने या जो भी महिलाएं हैं, कितना हम लोगों ने साहित्य लिखा, कितना हम लोगों ने वेद पुराण रामायण महाभारत या गीता पुराण, क्या हम लोगों ने लिखा? सब कुछ आप लोगों ने लिखा है। सब कुछ पुरुषों के द्वारा लिखा गया है। पूरा सिस्टम पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। फिर इस सिस्टम में इतनी कमियां क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए स्त्रियों को दोयम दर्जे का बना दिया। आपने उसको देवी बना दिया, दुर्गा बना दिया, सती सावित्री बना दिया, इंसान कभी नहीं बनने दिया। तो ये जो लड़ाई है साथियों, ये आपके परिवार की बेटी के लिए भी मेरी लड़ाई है। उसको सक्षम बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको इस काबिल बनाइए। ये सिस्टम सुधरेगा और हम सब लोग मिलकर के ठीक करेंगे इन चीजों को। मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग अपने परिवार में अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग करिए, और जहां पर हो सके कुछ भी हो, अगर एफआईआर दर्ज कराने जाते तुरंत वीडियो बनाइए। अगर ये लोग दर्ज नहीं करते, उनका स्टेटमेंट जो भी पुलिस का उनका रिकॉर्ड कीजिए। ये आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी, निरंतर बदलाव तभी होगा। अगर आप शांत बैठ गए तो उनके हौसले और बढ़ते हैं। और मैंने तो सुना है, मैं कई लोगों से डिस्कशन करती हूँ कि एक हमारे इसमें स्टेटमेंट चलता है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे दकियानूसी स्टेटमेंट को लेकर के आज तक आप ढोते फिर रहे हो। इसीलिए तो 99 अपराधियों को छोड़ते हो एक निर्दोष के चक्कर में, और वो 99 छूट करके अगेन क्राइम करते हैं, और वो इस सोसाइटी में मैसेज देते हैं कि कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमने सिस्टम बना रखा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जनता में बहुत पावर होती है, ये सब कुछ बदलाव संभव कर सकती है। इस देश के सिस्टम को सुधारना होगा। चाहे वो आपके घर की बेटी हो, मेरे घर की बेटी हो, चाहे वो हाथरस की बिटिया हो, चाहे वो बलिया की बिटिया हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कठुआ की वो बच्ची हो, कोई भी बेटी हो, किसी भी घर की हो, आपका समाज पीछे जा रहा है, आपका देश पीछे जा रहा है। क्योंकि देश की 49% आबादी आज अपने बेसिक राइट्स के लिए फाइट कर रही है, उनके मौलिक अधिकार नहीं है। आज मेरे पास कई एक पत्रकार लोग आए तो कहने लगे कि मैडम आप तो इसी तरीके के केसेस करती हैं। मैंने कहा एक नहीं, मैंने उनको डिस्कस किया बहुत सारे केसेस। मैंने कहा इसके पीछे मैं एक वजह आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छे चैनल में वो पत्रकारिता करते हैं, नाम नहीं लूंगी, क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? बोले मैडम मैं अपनी बेटी को अपने से 500 मीटर दूर भी अकेला नहीं भेजता। ये दहशत है लोगों के अंदर। एक लेडी मुझे मिली, मैं अपने दोस्त के घर मिलने गई थी, उनको नीचे पता चला कि सीमा मैडम आई हुई हैं जो एडवोकेट है। उन्होंने मुझे देखा, काफी पसंद करती, वो मिलने आ गई। तो कह रही है मैडम जब मैं अपनी बच्ची को स्कूल बस में भेजती हूँ, दोनों बच्चियों को, जब तक वो वापस नहीं आ जाती, देख नहीं लेते, तब तक खाना खाने का दिल नहीं करता। इतना डर है कि पता नहीं किस पल कहाँ ना क्या हो जाए। शाम को थोड़ी सी लेट होती हैं बच्चियां आपको डर रहता है। ऑफिस से अगर लेट होती है बेटी तो आपको डर होता है, स्कूल कॉलेज से लेट होती है तो डर लगता है। मैं रात एडवोकेट हूँ, मैं रात में निकलती हूँ, सामने से देखती हूँ 4 अगर पर्सन आ रहे हैं तो अंदर से डर होता है। आखिर ये डर देश की बेटियों के लिए हम लोगों ने क्यों बना रखा है? क्यों हम उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट को क्यों नहीं उनको जीने देते हैं? एक से एक तेज तर्रार ब्रिलियंट लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी इशू वो अपने पूरे उस टैलेंट का यूज ही नहीं कर पा रही हैं। तो अगर वो अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाएंगी, खोखली बातें हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कभी नहीं बन पाएगा। जिस देश की 49% आबादी को कोख में मार दिया जाता हो, जिसको अगर वो बड़ी होती है तो परिवार के अंदर रिश्तेदारों के द्वारा रेप किया जाता हो, चाइल्ड एब्यूज जैसा इशू हो, स्कूल कॉलेज में रेप किया जाता हो, बसेस में प्राइवेट जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन है वहां पर सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, किसी भी प्लेस पे आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। सिस्टम में बैठी, मैंने देखा बिहार की एक बेटी का वीडियो आया, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, कह रही है मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर्स मेरे गाल खींचते, मुझे मॉलिश करते हैं। कहाँ पर बेटी सुरक्षित है? इसका मतलब है बेटी को कितना भी आप एम्पावर्ड बना लेंगे, लेकिन जो दूसरा वर्ग है जो अटैक कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उस पर उसको आप अगर उसको सेंसिटिव नहीं बनाएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा।
एक बेटा मैं देखती हूँ परिवार के अंदर 4-5 दोस्त हैं, मोहल्ले के हैं, ठीक है, वो एक नुक्कड़ पर खड़े हुए हैं, किसी दूसरे मोहल्ले की बेटी निकल रही है, उस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, माल जा रही है, ये है वो, भाषा शैली इनकी देखिए। मतलब स्त्री को कभी स्त्री नहीं समझा गया, माल है, टोटा है, ये है वो। इतनी दकियानूसी घटिया सोच लाते कहाँ से हो तुम लोग? अगर वो वहां से निकल गई तो उस पर वो कमेंट करेंगे, जब इस मोहल्ले की बेटी उधर से निकलेगी तो वो कमेंट करेंगे। इसमें आपने देखा कि दर्द में कौन है? वो आपके या हमारे परिवार की बेटी है। आपने तो अपना जो घिनौना रूप है वो दिखा दिया, और लगता है कि कितनी आपने महानता हासिल कर। ऐसे लफंगों को, मैं कहूंगी ऐसे लफंगों को, ऐसे दकियानुस, ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जो किसी इंसान को, जो इतना गंदा महसूस करती हैं बेटियां जब उनको कोई गलत तरीके से टच करता है, जब उन पे कोई भंदे कमेंट करता है, उनकी आत्मा रोती है और वो सोचती हैं कि आखिर हमारे साथ ये क्यों। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम देवियों के देश भारत में रहते हैं, और आपकी बेटियां जो घुटन में या तो फांसी के फंदे पर झूलती हैं दहेज के वजह से, या आग लगाती हैं अपने आप को, या उनको मार दिया जाता है। एक वीडियो मैंने कल ही अपने वॉल पर पोस्ट किया है, देखा कि कैसे वो मरने से पहले वो बेटी बता रही है कि कैसे उसको मारा गया। मेरे पास एक मैटर है निहाल बिहार पुलिस स्टेशन का। 2 दिन पहले इस बेटी को इतना पीड़ित किया जाता है, वो अपने परिवार में रो के फोन करती है, मैं मर जाऊंगी, हमें बचा लो। जब तक उसके भाई घर पहुंचते हैं, अनीता कौर नाम है उस बेटी का, शमशेर उसके ब्रदर का नाम है, 30 हजारी कोर्ट में मैटर चल रहा है उनका, मार दिया जाता है किसी भी टाइम। एक उन्नाव का मैटर है मेरे पास। उन्नाव में जो कुलदीप सेंगर था, इसी के रिश्तेदार हैं वो लोग, उनके परिवार में फॉर्च्यूनर कार चाहिए थी, उस बेटी के ससुराल वालों को नहीं दी। वो लेडी अपनी बच्ची को, जो 2 महीने की बच्ची थी, उसको वो दूध पिला रही है, उस टाइम उसके ससुराल वालों ने सीधे सर में गोली मारी है। दहेज जैसी बुराई, मैं कहती हूँ आप अपनी बेटियों को अगर सच में आगे करना चाहते हो तो दहेज मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप लड़के वाले रिश्ते लेकर के आएंगे आपके घर पे, जब आप अपनी बेटी को इंटेलिजेंट बनाओगे, उसको एक्सपोजर दोगे, उसको पढ़ाओगे, उसको काबिल बनाओगे, रिश्ते उधर से आना शुरू होंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? पैसे इकट्ठा करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं दूसरे परिवार के लिए, ना कि अपनी बेटी के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी, जिनको मैं कहती हूँ कि जो दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, बजाय अपनी बेटी को पढ़ाने के, आगे बढ़ाने के, बाहर दुनियादारी दिखाने के, निकालने के, उसको फ्रीडम देने के, उसको स्वतंत्रता देने की कि जाओ बेटा, जैसे तुम्हारा भाई इस दुनियादारी को समझ रहा है, घर से बाहर निकलता है, अकेला जाता है, घूमता है, हर चीज को समझ रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है जिंदगी का, वैसा आपने अपनी बेटी को नहीं बनाया। और फिर उसके लिए दहेज इकट्ठा करोगे, दहेज इकट्ठा करके फिर लड़का ढूंढने की कोशिश करोगे, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा लड़का जो भी पसंद आएगा, अपने हर एंगल से, इसके पास पैसे भी हैं, इसके पास नौकरी भी है। उसकी मानसिकता देखिए आपने कि मानसिकता क्या है। जो व्यक्ति अपना सौदा जानवरों की तरह कर रहा है कि 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, वो व्यक्ति कहीं से भी जेन्युइन इंसान हो सकता है। कैसे आप लोग, और उसको आप वहां पर कहते हैं नहीं हम 20 नहीं 15 लाख देंगे, हम 14 लाख में कर लो, ऐसे करके। मैं सोचती हूँ कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों के बीच आप अपनी बेटी को दे करके आ जाते हैं। फिर एक दिन पता चलता है, सुबकते हुए रोते हुए इस बेटी का कॉल आता है, पापा इनको 5 लाख चाहिए, पापा ये गाड़ी की मांग कर रहे हैं, पापा आप कह रहे हैं कि साड़ी ठीक से नहीं थी। और फिर पता चलता है किसी दिन वो बेटी फांसी के फंदे पर झूल रही होती। ये आप लोग ऐसा समाज बना रहे। अगर आपसे समाज बदलता है, हमसे बदलता है, तो हम बदलाव क्यों नहीं कर रहे? उस बेटी को पढ़ाइए, काबिल बनाइए, लड़के वाले आपके घर पे रिश्ता देखने आएंगे, और वो बेटी इतनी काबिल होगी, आपका एक तो नाम आगे करेगी, दूसरी वो उसकी जान इस तरीके से नहीं जाएगी, दूसरा आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। ये समृद्ध समाज बनेगा। कम से कम ये दहेज जैसी बुराई तो खत्म होगी, समाप्त होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं लोग। हर हाल में अगर बेटी की अपनी चॉइस की मैरिज करनी है, शादी करनी, उससे भी ऐतराज है, जाति धर्म लिंग के आधार पे उससे भी ऐतराज है लोग। और फिर कहते हैं देश में बदलाव नहीं हो रहा है, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप अपनी बेटी को दहेज के दानव जो हैं, जो लोग जो दहेज मांग रहे हैं, उनके घर में जानबूझ करके आग में झोंक करके आ रहे हो,
उस खंडर में उसको झोंक करके आ रहे हैं जहां से उसकी किसी भी दिन लाश आ सकती है, और फिर आप उससे कहते हो बेटा सब ठीक हो जाएगा, निभाओ ना निभाओ ना। ऐसे हमारे पास कितने केसेस हैं, कितनी बेटियां निभाते 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 बलि चढ़ जाती हैं। कल मेरे पास एक मैटर आया, उस बेटी के, अब वो बेटी अपने घर आ गई है, क्रूअल्टी कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे, हर चीज। आज उस बेटी का फादर कह रहा है मेरे से, कल जब मैं 30,000 कोर्ट में बैठी थी, तो जो अनीता कौर की बात करी जिनका मर्डर कर दिया गया ससुराल वालों के द्वारा, वो लोग भी वहीं बैठे थे, और दूसरी जो बेटी की मैं बात कर रही हूँ वो भी मिलने आई थी अपने पेरेंट्स के साथ अपना केस डिस्कस करने के लिए। मैं कोर्ट में चली गई तो उस परिवार के साथ वो लोग बैठे हुए थे। कहते मैडम हमने डिसाइड किया, जो नया जो बेटी जिसकी दहेज की मांग की जा रही है, जो बेटी ठीक ठाक है अभी, उसके परिवार के, आज उसके फादर से बात हुई, कहते मैडम हमने डिसाइड कर लिया, कम से कम मेरी बेटी जिंदा तो है, मैं इसका साथ दूंगा। अब इस बेटी को कभी उस घर में ये कह के नहीं भेजूंगा बेटा शादी आसानी से नहीं तोड़ी जाती हैं। अरे शादियां बचाने के चक्कर में कितनी बेटियां बलि चढ़ गई हैं, और क्यों आप बलि चढ़ाते जाओगे। तो इसलिए एक बार सभी को, इस समाज को सोचने की जरूरत है। जो दहेज में गाड़ी खरीद करके बेटी के ससुराल वालों को आप लोग देते हैं ना, वो अपनी बेटी को दीजिए, उसको ड्राइविंग सिखाइए। जरूरी नहीं आपकी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट ही बने। आप अगर अपनी बेटी को बेसिक, जो अगर वो पैसे कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है, मैं दावे के साथ कहती हूँ कोई आपकी बेटी को ना तो छू सकता है ना मार सकता है। तो सोच बदलने की आवश्यकता है। और हालांकि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दें, आज मैं सैल्यूट करती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने हाथरस केस में जो पीड़ित परिवार है उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी है, जिसकी डिमांड की थी हम लोगों ने। तो उनको अब वो सीआरपीएफ की उनको सुरक्षा मिल चुकी है। 2 नवंबर को लखनऊ बेंच में सुनवाई है। हमने अदर जो भी मांगे रखी हैं, उम्मीद करते हैं इस पीड़ित परिवार के साथ हम हैं, आप सभी लोग साथ देंगे। किसी के भी घर की वो बेटी हो सकती थी, और वो दरिंदे किसी के भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो ऐसे लोगों को सजा दिलाना ये सामाजिक दायित्व है, ये सिर्फ इंडिविजुअल दायित्व नहीं है, ना सिर्फ ये मेरा दायित्व है, ना सिर्फ उस परिवार का। इसके लिए कलेक्टिवली सबको लड़ना पड़ेगा, जिससे आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित होगी। आपकी बेटी के लिए भी आप, मुझे लगता है किसी दूसरी की बेटी के लिए आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बेटी के लिए भी आप इनडायरेक्ट वे में आवाज उठा रहे हैं, या जो बेटी इस दुनिया में नहीं आई है उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोगों से काफी देर मैंने बात की। अगर ये वीडियो ठीक लगा हो, ये बात मेरी ठीक लगी हो, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको जरूर शेयर करें। आप लोगों से मिल करके मुझे अच्छा लगा, और आगे यही कहूंगी, दीपावली आने वाली है, दशहरा निकल गया है, दीपावली की अभी से तैयारी कीजिए। घर में सभी के साथ खुशहाल तरीके से रहिए, कोशिश करिए समाज के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपके सामने कभी भी कोई बेटी असहाय महसूस ना करे। आप किसी के साथ बैठें, चाहे बस में, चाहे ऑफिस में, चाहे रिश्तेदारी में, वो इतना फ्री घूम सके कि उसको लगे कि नहीं, अब हमारे समाज में बदलाव हो रहा है। हमारे, चाहे वो किसी भी परिवार का भाई हो, किसी भी परिवार का कोई सदस्य हो, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए आज फाइट कर रहा है। हमें ऐसा समाज बनाना है कि हर किसी की बेटी आपके सामने अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ना कि डरे। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि मिल करके हम एक ऐसा समाज बनाएं कि किसी के घर का दीपावली से पहले ना तो चिराग बुझे, ना इतना दर्द उस परिवार के अंदर कोई किसी को दे कि वो व्यक्ति की दिवाली सुनी हो जाए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके सब मिलकर के काम करें। जाति, धर्म, लिंग भेदभाव हर चीज से उठिए। इस दुनिया से सबको जाना है, मानवता ही सर्वोपरि है। एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, जितना हो सके सहयोग करिए। सहयोग नहीं कर सकते तो किसी का कभी भी अपमान नहीं करिए, विरोध मत करिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। आगे आप सभी लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, धन्यवाद आप सभी साथियों का। फिर कभी मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।